नमस्कार, आप देख रहे हैं 7 टीवी भारत। मैं हूं आपके साथ सुशील पांडे। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में बीपी, डायबिटीज और थायराइड जैसी बीमारियां बढ़ गई हैं, जो हर घर में दिखने लगी हैं। कभी उम्र में बढ़ोतरी पर दोष लगाया जाता है, कभी खान पान पर और कभी तनाव पर। लेकिन क्या सच में ये सिर्फ यही वजह है? क्यों इतनी तेजी से लोग इन बीमारियों की चपेट में आ रहे हैं? क्या हम खुद अनजाने में इन्हें बढ़ावा दे रहे हैं? आज हम जानेंगे इनसे जुड़े बेहद जरूरी सवालों के जवाब, जो हर व्यक्ति को पता होने चाहिए। आज 7 टीवी भारत पर हमारे साथ हैं डॉक्टर महेंद्र तिवारी। डॉक्टर तिवारी, आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। 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 सबसे पहले डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आखिरकार बीपी, डायबिटीज और थायराइड क्या बला है? इसका क्या शुरुआती लक्षण होते हैं जिन्हें लोग अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं? जी, तो बीपी में एक्चुअली शुरुआती लक्षण कुछ नहीं होते, इसलिए इसको साइलेंट किलर कहा जाता है। ओके। लक्षण तब प्रकट होते हैं जब बहुत हाई चला जाता है। लोगों में अवेयरनेस नहीं है कि रेगुलर बीपी चेक करवाएं। और हमने तो ऐसे पेशेंट को भी देखा है कि बोलता है कि बीपी चेक करा लो, तो वो बोलते हैं कि अरे नहीं साहब, कुछ निकल आएगा तो कुछ बोल देंगे ये है तो दवा खाना पड़ेगा। तो मैं बोला भाई चेक कराते रहो, अगर शुरुआती दौर में पता चल जाए तो थोड़ी फूड हैबिट्स, थोड़ी लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन, थोड़ा वॉकिंग, एक्सरसाइज, योगा, प्राणायाम से वो रिवर्सल हो जाता है। लेकिन हमारे यहाँ अवेयरनेस नहीं है, इसीलिए बीपी और डायबिटीज दोनों को भी साइलेंट किलर कहते हैं। इनमें सबसे बड़ी बात, कोई दर्द नहीं होता। पेन ईश्वर की तरफ से दिया हुआ बहुत बड़ा वरदान है शरीर में, क्योंकि जैसे ही छोटी सी भी बीमारी में पेन हुआ तो आदमी तुरंत भाग दौड़ करता है। पर्सनली, फैमिली, उसके वेल विशर वो लेके भागते हैं कि भैया चलो इनको दिखाओ, बहुत दर्द हो रहा है। लेकिन बीपी और डायबिटीज और थायराइड में इनिशियली कुछ दर्द नहीं होता। जब ये काफी ऊपर आ जाते हैं, और ये मोस्टली अभी अवेयरनेस तो धीरे धीरे आ रहा है, पहले की तुलना में बेहतर है, लेकिन अभी भी एक मानसिकता है कि ये लोग रेगुलर हेल्थ चेकअप नहीं कराना चाहते हैं जब तक तकलीफ न हो। और मोस्टली बीपी और डायबिटीज तो जब पेशेंट हॉस्पिटल में जाता है किसी और बीमारी के लिए या किसी और सर्जरी के लिए, आई सर्जरी हुआ और कुछ सर्जरी हुआ, तब वहां ये होता है कि भाई पहले पैथोलॉजिकल टेस्ट करा लीजिए, मेडिकली फिट है कि नहीं है ऑपरेशन के लिए। तब वहां पे ऑल ऑफ ए सडन ये होता है कि भाई इनको बीपी भी है, कोलेस्ट्रॉल भी है, ट्राइग्लिसराइड भी बढ़ा हुआ है और शुगर भी है। मोस्टली बीपी को अगर ऊपर का बीपी 150 तक हो तो लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन, फूड हैबिट्स, एक्सरसाइज, योगा, प्राणायाम, थोड़ा तनाव को मैनेज करके, मेडिटेशन करके टोटली रिवर्सल है। और शुगर में भी 200 तक हो तो आमतौर पे डॉक्टर लोग मेडिसिन चला देते हैं, लेकिन मेरा जो अनुभव है कि हम उसको प्री डायबिटिक बोलते हैं। तो अगर 200 तक भी है खाने के 2 घंटे बाद, तो वहां भी वो रिवर्सल है। आप विदाउट एनी मेडिसिन, न एलोपैथ, न आयुर्वेद, न होम्योपैथ, विदाउट एनी मेडिसिन आप उसको रिवर्स कर सकते हैं। फिर वो आपकी लाइफ स्टाइल पे है कि उसको 5 साल, 10 साल, 15 साल, कितना दिन आप पीछे उसको धकेल सकते हैं, तब शायद आप दवा लेने वाली पोजीशन में आए। और सेम थिंग बीपी में भी है। तो अब चूंकि लोगों की लाइफ स्टाइल बदल गई है, और एबाबाल स्ट्रेस बहुत बड़ा कारण है बीपी और शुगर के लिए। स्ट्रेस और इंसोमिया, नींद न आना। लोग बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी हो गए हैं,
लाइफ स्टाइल बहुत लोगों की बदल गई है, इसलिए काफी यंग एज में भी हम समझ रहे हैं कि अब एक महामारी का रूप ले रही है ये हमारे यहाँ हिंदुस्तान मुझे में। इस पे एक सवाल समझ में आ रहा है कि जो आजकल बीपी है, डायबिटीज है और थायराइड है, इसके मरीज इतनी तेजी से क्यों बढ़ रहे हैं? उसके पीछे कोई बेसिक कारण है? हाँ, सबसे बेसिक कारण तो यही है कि लाइफ स्टाइल लोगों की बदल गई है, लोगों की सीडेंटरी लाइफ हो गई है, लोगों की स्ट्रेसफुल लाइफ बहुत हो गई है। लोग मसल का काम माइंड से करने लगे हैं, ये भी एक सबसे बड़ा कारण है, क्योंकि अभी हमारे पहले तक की जो पीढ़ी थी उनकी लाइफ स्टाइल ही ऐसी थी, वो हमसे ज्यादा रिच डाइट लेते थे, वो हमसे ज्यादा घी खाते थे, वो हमसे ज्यादा दूध पीते थे, हमसे ज्यादा मलाई खाते थे, हमसे ज्यादा गुड़ और खाड़ खाते थे, चीनी तो था नहीं। एक कारण चीनी भी है, क्योंकि जब चीनी बनाने की प्रक्रिया में जो गुड़ से पहले खाड़ होता है या गुड़ होता है, उसमें जो है उसको केमिकल वगैरह डाल के, और उसमें जो अच्छे तत्व हैं वो सब बाहर हो जाते हैं, मोलासिस में निकल जाते हैं। ये तो सबसे बड़ा कारण ये है। बाकी अब हम लोग तो बचपन में भी बहुत ज्यादा खाते थे, मतलब आप समझिए कि अभी ये गन्ने का सीजन चालू हो गया तो गन्ने का रस, गुड़ है, खाड़ है, आलूदम है, सलोनी है, बहुत दबा के खाते थे। लेकिन फिर लोगों की लाइफ स्टाइल अच्छी थी, खाते थे उतना मेहनत करते थे। तो डॉक्टर साहब, अब लोग मेहनत तो कर। डॉक्टर साहब मुझे ये बताइए कि क्या ये जो बीमारियां हैं, इसका सीधा ताल्लुक उम्र बढ़ने के साथ है या फिर उम्र का इससे कोई लेना देना नहीं? नहीं साहब, अभी तो बहुत छोटी उम्र में 20-25 साल में भी लोगों को स्ट्रेस है और उनको ब्लड प्रेशर है। एक तो डायबिटीज होता है कंजेनाइटल डायबिटीज टाइप 1, जो पैदा होते ही बच्चे को होता है, लेकिन अब उसके भी केसेस बढ़ रहे हैं, क्योंकि मदर को भी डायबिटीज है, उसका भी खान पान शुद्ध नहीं है। और एक सबसे बड़ा कारण जो मैं समझ पाया हूँ साहब, कि अभी खाना पीना लोगों का शुद्ध नहीं रह गया है, वायु शुद्ध नहीं है, अनाज शुद्ध नहीं है, क्योंकि अनाज हुआ, फ्रूट हुआ, सब्जियां हुई, अब उनमें कंपोस्ट या गोबर के खाद न डाल के बहुत ज्यादा मात्रा में फर्टिलाइजर डाले जा रहे हैं, तो उनमें पेस्टिसाइड कीटनाशक डाले जा रहे हैं। तो आप सोचिए कि जिस फसल पे पेस्टिसाइड डाला जा रहा है और उसके कीड़े मर जा रहे हैं, तो पेस्टिसाइड तो एब्जॉर्ब होगा उस फ्रूट में भी, उस वेजिटेबल सब्जी में भी, और उस ग्रेन में, अनाज में भी। तो ये सारी चीजें हम खा रहे हैं, एक तो ये भी कारण है। दूसरा ये है कि अब वातावरण, हवा भी शुद्ध नहीं है, ऑक्सीजन के परसेंटेज घट रहे हैं, दुनिया भर के प्रदूषित एलिमेंट जो हैं वो वातावरण में है, तो आप उसमें सांस ले रहे हैं। तो लाइफ टाइप सीडेंटरी हो गई है लोगों की। और सबसे बड़ा कारण मैं जो समझ पा रहा हूं, ये पिछले 10, 20, 30 साल में जब से पावर हर घर में आ गया, लाइट, क्योंकि हम लोग बचपन में तो लालटेन से पढ़ते थे, और हमको लगता है कि सन 90 तक हमारे घर लाइट नहीं थी गांव में। तो जैसे ही पावर आया वैसे ही प्रोडक्ट बढ़ गए, टीवी आ गया, मोबाइल आ गया। तो जो शरीर की एक हजारों साल से जो शरीर की बायोलॉजिकल क्लॉक थी, वो सूर्य के साथ शुरू होती थी, सूर्योदय से सूर्यास्त तक, और समय पे अंधेरा हो जाता था। अभी आप शहरों में देखिए, घरों में देखिए, तो पहले अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज था। सूर्य के साथ लोगों की दिनचर्या शुरू हो जाती थी, ब्राह्म मुहूर्त में ही, सूर्य के निकलने से 1 घंटे पहले, और सूर्य के साथ ही सूर्यास्त हो, अंधेरा हो, तो घर पे लोग चिल्लाएं कि भैया खाना खाई ला, सब जने खाना खाई ला, नहीं तो
गांव में मट्टी का तेल बोलते हैं, घास तेल को। तो खाना खा लिया, नहीं तो तेल न मिले, तेल नहीं बा, हियार हो गए, फिर का बर्तन वर्तन माज के, औरतन के भी सोच के बाद वो लोग सुबह में 3-4 बजे उठ के कीटा कुटाई पिसाई करती थी, धान करती थी, अनाज पीसती थी हाथ की चक्की से, सो जाट बोलते हैं हमारे यहाँ। तो मैं इसका मतलब ये समझू डॉक्टर साहब, जैसा अभी आपने एक्सप्लेन हाँ। किया कि जो रोजमर्रा की जो आदतें हैं वे ये हाँ जी। तीनों ही बीमारी को कंट्रोल करने में सहायता करती हैं। हाँ जी, आप उस लाइफ स्टाइल में जाइए। गांव में अभी भी हमने देखा है 70-80 साल के बूढ़े हैं, साइकिल चलाते हैं, फावड़ा चलाते हैं, कुदाल चलाते हैं और समय पे खाना खाते हैं, कोई बीमारी नहीं है। तो क्या बीपी, डायबिटीज और थायराइड एक दूसरे से जुड़े हुए हैं या फिर ये अलग अलग हैं? ये कोई भी कभी भी आ सकता है? नहीं, कोई भी कभी भी आ सकता है, लेकिन ये देखिए ऐसा है साहब, तो अगर आपको डायबिटीज हुआ तो देर सवेर आपको बीपी आना है। ये क्रम उल्टा नहीं हो आपको सकता? बीपी है, बीपी आए उसके बाद डायबिटीज आ जाए? नहीं, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। ओके, मोस्टली यही होता है कि जब आपको डायबिटीज होता है तो उसके बाद से आपकी किडनी थोड़ा कमजोर होने लगती है। और ठीक है, बहुत केसेस में ऐसा भी होता है पहले ब्लड प्रेशर है और बाई चांस बाद में डायबिटीज भी निकला, क्योंकि जब शरीर की सारी प्रक्रिया बायोलॉजिकल क्लॉक डिस्टर्ब हो जाती है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो अब लोगों की जो लाइफ स्टाइल और फूड हैबिट चेंज हो गई है और शुद्ध हवा नहीं है और देर रात तक जागना, टीवी देखना। अब तो हम तो देख रहे हैं बच्चे भी 10-11 बजे तक जो है जाग रहे हैं, मोबाइल लोगों, बच्चा रो रहा है तो सबसे सरल तरीका है, माँ को काम करना है, न्यूक्लियर फैमिली हो गई है। पहले हम परिवार में संयुक्त परिवार होता था तो कोई कोई बच्चे को संभाल लेता था बचपन से ही, तो फिर बच्चा गांव के भाषा में नहीं परच जीवा गया तो उनके साथ रहने लगता था, माँ आराम से काम करती थी, तब न्यूक्लियर फैमिली हो गई है। तो इसमें न्यूक्लियर फैमिली हो गई। हाँ, मैं इसमें आपको रोकना चाहूंगा। मैं ये जानना चाह रहा था कि क्या बीपी, डायबिटीज और थायराइड ये बीमारियां अगर किसी को एक बार हो जाए तो क्या ये पूरी तरह से ठीक हो सकती हैं? मेडिकल क्या अगर अर्ली स्टेज, हाँ अर्ली स्टेज में देखो, एलोपैथी हिसाब से तो ठीक नहीं हो सकती, वो लोगों का ऐसा मानना है कि ठीक नहीं होगी। लेकिन आयुर्वेद के हिसाब से कि अगर अर्ली स्टेज पे आपने मैनेज उसको चालू किए कर लिया तो हमने देखा है इन सब केसेस कि पूरी लाइफ टाइम उससे बचे रह जाते हैं लोग। ओके, तो जैसे कि अभी हम जीवन शैली पे बात कर रहे थे, तो जीवन शैली पे बात करने के दौरान आपको भी पता है कि इस आधुनिक युग में स्ट्रेस सबसे या फिर तनाव हर किसी को किसी न किसी लेवल पे है। तो मेरा सवाल ये है कि क्या स्ट्रेस इन तीनों बीमारियों का बड़ा कारण है, बीपी, डायबिटीज या थायराइड, या फिर ये अनुवांशिक कुछ ऐसी हैं जिसका स्ट्रेस से कोई नहीं? देखिए, नहीं ठीक है, जैसे देखिए कोई एक कारण पर्टिकुलर आप नहीं बोल सकते, समझ रहे हैं ना? कई कारणों का समूह है। हाँ, एक गुलदस्ता है। दूसरा ये है कि स्ट्रेस पहले भी होता था लोगों को, किसान की पूरी फसल बर्बाद हो गई, कभी कोई आत्महत्या नहीं करता था। आज आप देखते हैं लोग सुसाइड कर रहे हैं। हम लोगों के जमाने में बहुत रेयरली बच्चे होते थे जो 60% स्कोर करते थे फर्स्ट क्लास। बहुत बच्चे ऐसे हैं कि फेल हो गए, स्कूल में भी पिटाई हुई। अरे हम शायद हम लोग वो लास्ट जनरेशन है साहब जो मार खा के रोते थे और मार खा के चुप होते थे। आपको एग्जांपल दो थोड़ा डिटेल में कि स्कूल में गए, पंडित जी ने, मुंशी जी ने या मास्टर साहब ने मारा, फिर रोते हुए घर आए तो घर बोला कि चल चुप हो जा, क्या हुआ? भाई पंडित जी मारे, तो चल चुप हो जा। एक थप्पड़ और पड़ता था चुप होने के लिए। तो हम लोग मार खा के रोते थे और मार खा के चुप भी होते थे। घर में खाने में बहुत चॉइस नहीं होता था। घर में किसी को करेला पसंद है, किसी को भिंडी पसंद है, किसी को फूल गोभी पसंद है,
किसी को आलू मटर पसंद है, तो खाना बन गया। तो घर में जैसे हमारा संयुक्त परिवार था, हम लोग ढेर भाई बहन थे, पिताजी 4 भाई हैं, तो सबकी देख रेख दादी ही करती थी। खाना सामने आ गया तो अपना थोड़ा देर तक नाटक किया, नहीं नहीं भैया ये हम नहीं खाएंगे, हम ना खा भैया। तो दादी चप्पल लेके खड़ी होती थी और धमकाती थी, तो अपने को लगता है कैसे ही डरा रही है। तो बोलती थी कि खाना खा गया कि चप्पल खा गया। तभी हम बोलते थे कि हम नहीं खाएंगे, तब बस एक दो चप्पल पड़ता था तो फिर खाना भी खाना शुरू कर देते थे। तो जब एक को पड़ जाता था तो बाकी जितने भाई बहन हमारे थे वो सबको मैसेज मिल जाता था, सबको मैसेज मिल जाता था कि अब जो भी आया है चुपचाप खाने। और जब आप खाने लगते हैं तो आपकी हैबिट बन जाती है। हमने अपने बच्चों का जो अपब्रिंगिंग किया, बचपन से ही उनको कोई चॉइस नहीं दिया। आप आधी कच्ची आधी भी खाओ, आप करेले की सब्जी भी खाओ, आप आम का अचार खाओ तो नींबू का अचार भी खाओ। तो जब आप उनकी हैबिट डालते हैं, मैं आपको बोलूं एक बहुत इंटरेस्टिंग थी, जब कोई भी आदमी जिंदगी में पहली बार तंबाकू का सेवन करता है, थोड़ा 2 पत्ती तो उसको चक्कर आता है, उल्टी आती है। इन सब रेयर केसेस थोड़ा देर के लिए अनकॉन्शियस भी हो जाते हैं। कोई जब पहली बार दारू पीता है, एल्कोहल लेता है, कंज्यूम करता है, और देसी हो कि विदेशी हो, तो पीने के समय उसको बड़ा नागवार लगता है। आप उसके चेहरे का एक्सप्रेशन देखिए, लेकिन बाद में जीभ यूज टू हो जाती है। समझ रहे हैं ना? अभी भी मोस्टली लोग जब दारू पीते हैं तो घूट घूट करके पीते हैं। शरबत जैसा कोई नहीं पी जाता एक बार में, नहीं पी सकता मोस्टली 99%। हाँ, एकाध 1% ऐसे हैं रेस्ट ऑफ द रेयर की जो बाटल खोला और पूरा उलट लिया मुंह में। तो किसी भी चीज की जब आप बचपन में आदत डालेंगे, अब आपको एक सिंपल एग्जांपल दूं। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं इसमें पूछना चाहूंगा कि जैसे कि कई लोग कहते हैं कि हम पतले हैं इसलिए हमें डायबिटीज हो ही नहीं सकती, तो क्या ये सच है या फिर भ्रम? ये अर्ध सत्य है, अर्ध सत्य है। पतले लोगों को आधा सत्य इसलिए कि जो ओवरवेट है, ओबेसिटी है, उनको चांसेस ज्यादा है कंपेरेटिवली उनको जो पतले हैं, जो नॉर्मल वेट में है, उनको ज्यादा चांसेस है, तो उनको कम चांसेस है। आप ओवरवेट है, ओबेसिटी है, तौंद निकली हुई है, शरीर में चर्बी है, उनको ज्यादा चांसेस है। जो पतले हैं कंपेरेटिवली वो सेफर साइड पे है। तो क्या लंबे समय तक तनाव में रहें या फिर शरीर में शुगर अपने आप बढ़ जाती है तनाव की वजह से? यह प्रक्रिया है तो कैसी प्रक्रिया है, कैसे ये काम करती है शरीर पर, इसमें थोड़ा विचार। ये ट्रिगर करता है हमारी वो बात जरा छूट गई पहले वाली कि जो फिर इस पे आता हूँ, आप रिमाइंड कराइएगा सर। उसमें क्या था कि अब अरे रेस्ट ऑफ द रेयर गाँव में एक लड़का ऐसा होता था साल में जो फर्स्ट क्लास आता था। बाकी कोई अगर 33% भी आ गया तो घर पे लोग सत्यनारायण भगवान का कथा सुन के और मिठाई बांटते थे, विंध्याचल दर्शन करने जाते थे, काशी विश्वनाथ दर्शन करने जाते थे। सप्लीमेंट्री आ गया तो भी खुश कि चलो भैया सप्लीमेंट्री आ गया, इसका इम्तहान देंगे, पास हो जाएंगे। नहीं पास हुए तो ठीक है भैया खेती करो या गुजरात चले जाओ, बम्बई चले जाओ, कलकत्ता दिल्ली चले जाओ। लोग संतुष्ट थे, बहुत ज्यादा एम्बिशन नहीं रखते थे। आज आप देखिए बच्चे 90% स्कोर कर रहे हैं तो भी डिप्रेशन में जा रहे हैं। इन सब केसेस दे आर कमिटिंग सुसाइड, आत्महत्या कर रहे हैं। तो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि या तो माँ बाप ने अपनी अधूरी इच्छाएं उन पे लाद दी है, या जो पीयर प्रेशर है कि हमारा इतना परसेंट आता, इतना कट ऑफ आता तो हमारी अच्छी जगह एडमिशन होती, जेएनयू होता या मेडिकल में आता, हमारा इंजीनियरिंग में आता, आईआईटी में आता। तो अब लोगों की एम्बिशंस बहुत बढ़ गई है और हम समझ रहे हैं कि अगर आप बिजनेस में सफल हैं या करियर में सफल हैं, इसका मतलब नहीं कि आप सफल हैं। दीज आर द अचीवमेंट, दीज आर नॉट सक्सेस। सक्सेस ये है कि आप चाहे जहां भी हैं, जैसे भी हैं, मस्त रहिए, जिंदा रहिए, जो भी मिल रहा है खाइए। और थोड़ा लोग अध्यात्म से कटे हैं। अच्छा, पहले लोग अध्यात्म बहुत थे,
खाने की बात याद आई, तो उस पर कई लोग बोलते हैं कि बीपी की दवा शुरू होने को जिंदगी भर की कैद मान लेते हैं या फिर समझ लेते हैं, तो क्या ये सोच सही है? नहीं, ऐसा नहीं है, ये अर्ध सत्य है। हमने बहुत लोग ऐसे थे जो 2-2, 3-3, 4-4 साल से बीपी की दवा खा रहे थे। हमने उनको थोड़ी लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन कराया, थोड़ी आयुर्वेदिक मेडिसिन दी, 3 से 6 महीने में बिल्कुल नॉर्मल हो गए और अभी भी 5 साल 10 साल है उनका बीपी नॉर्मल ही है। और सेम के शुगर में भी है। हाँ, तो अब शुगर के बाद हम आते हैं थायराइड पे। तो थायराइड की दवा खाली पेट लेना चाहिए, ऐसा डॉक्टर बोलते हैं। तो मेरा सवाल इसी पर है कि थायराइड की दवाई खाली पेट सुबह लेना क्यों जरूरी होता है? क्या इसका शरीर पर कुछ असर होता है? पर्टिकुलर थायराइड की बात कर रहे हैं, बहुत मेडिसिन हैं, एंटीबायोटिक्स वगैरह, बहुत मेडिसिन जो भूखे पेट ली जाती है, क्योंकि जब आप भूखे पेट उसको लेते हैं तो पेट एकदम खाली होता है और वो तुरंत डिजॉल्व होकर और तुरंत एब्जॉर्ब हो जाता है, तो वो 100% काम करता है। अगर बिटवीन द मील या आफ्टर द मील जो अगर उसको लेंगे तो उसकी असरकारकता कम रहेगी, क्योंकि आपके पेट में एक वॉल्यूम ऑलरेडी है भोजन का, लिक्विड का, तो वो असर कम हो जाता है। तो सिर्फ थायराइड की दवा नहीं, बहुत मेडिसिन इसकी भी है, डायबिटीज की भी है। भाई ये खाने के पहले दवा लेना है, खाने के पहले आपको इंजेक्शन लेना है इंसुलिन का। तो सिर्फ पर्टिकुलर उसकी बात नहीं, बहुत मेडिसिन ऐसी हैं जो भूखे पेट ही ली जाती है। मेरा अगला सवाल ये रहेगा डॉक्टर साहब आपसे कि क्या देर रात सोना और सुबह फिर देर से उठना ये थायराइड को या फिर किसी हार्मोनल सिस्टम को बिगाड़ सकता है? हाँ, होता ये है कि बिगड़ जाता है, तो इसका क्या मतलब कॉज बनता है आगे जाके कि ये बीपी में कन्वर्ट हो जाएगा या फिर बंदे को थायराइड हो जाएगा या फिर कुछ और? देखिए, स्ट्रेस से भी, और अगर आप जल्दी सोते नहीं हैं, क्योंकि हमारी शरीर ये कई हजार साल से विकसित हुई है सूर्य के हिसाब से। भगवान सूर्य की जो गतिविधि है उसके हिसाब से ये हजारों साल से। अब लोगों ने ऑल ऑफ सडन इतनी तेजी से चेंज हो रहे हैं, लोगों की हैबिट चेंज हो रही है, तो इसकी वजह से कार्टिसोल नाम का एक हार्मोन है, ये रिलीज होता है बॉडी में और ये सारे सिस्टम को उल्टा पुल्टा कर देता है। और एक आपको अच्छी नींद आने के लिए और प्रगाढ़ निद्रा आने के लिए और शांत रहने के लिए एक मेलाटोनिन नाम का हार्मोन होता है, जो कि आपको अच्छी नींद लाता है, आपको मतलब मूड अच्छा रखता है। तो अब ये है कि जब आप देर से सोएंगे तो अब आप समझ लीजिए कि एक सिगरेट को 2 तरफ से जला रहे हैं, एक तरफ कार्टिसोल ज्यादा बढ़ रहा है और एक तरफ मेलाटोनिन कम हो रहा है। समझ रहे हैं ना? हाँ, ये 2 धारी तलवार जैसी है, तो ये रीजन है। डॉक्टर साहब, जैसा कि आजकल ज्यादातर देखा जा रहा है कि बहुत सारे कॉर्पोरेट कल्चर को फॉलो कर रहे हैं, तो दिन भर एसी में बैठकर काम करने से मेटाबॉलिज्म धीमा पड़ता है, क्या ये सही है? यस, आपको धीमा पड़ता है। दिन भर एसी में काम करने से मेटाबॉलिज्म भी धीमा पड़ता है, श्वास के रोग भी ज्यादा होते हैं, क्योंकि आप एक लिमिटेड एरिया में बैठ के और उसी सांस को बार बार ले रहे हैं, और खास करके जहाँ बड़ा ऑफिस है और ज्यादा लोग हैं, तो आप देखिए, अब उसका लक्षण ये है कि या सिनेमा हॉल में भी आप देख लीजिए, तो वहां लोगों को जमाई बहुत आती है। समझ रहे हैं? तो उसका करने का मतलब ये है कि उनको ऑक्सीजन की ज्यादा जरूरत है जागृत रहने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए, एक्टिव रहने के लिए। तो कॉर्पोरेट कल्चर तो है। अब आप कुछ लोग इसे मजबूरी कहते हैं और कुछ लोगों की चॉइस भी है। कॉर्पोरेट कल्चर में रह के और कुछ करके आपने रुपया पैसा तो बहुत कमा लिया, धन संपत्ति सब कुछ कमा लिया, समय सब गया। अब जब उसका गुजराती में कहावत है, उसको मैं हिंदी में ट्रांसलेट करता हूँ कि भाई आखू जिंदगी भेगू करवानू तो मारवानू क्या रहे। अगर पूरी जिंदगी धन का संचय करेंगे तो उसका उपभोग कब करेंगे? तो पूरी जिंदगी तो आपने संचय करने में समय बिता दिया और आप सोचते हैं कि ये हो जाएगा तब, ये हो जाएगा तब, रिटायर हो जाऊंगा तब, फिर लाइफ एंजॉय करोगे।
अब रिटायर होने होने तक आपने शरीर को इतना खराब कर दिया है अपनी हेल्थ को कि एक्चुअली आप उस पैसे का उपभोग नहीं कर पाएंगे। और अगर पैसा है भी तो फिर आपके पास समय ही नहीं बचा है कि आपकी जो हॉबीज थी, जहां जाना था वहां आप जा पाए। शरीर नहीं अलाउड कर रहा है, मेंटली आप इतना थके हुए हैं कि 10 बार विचार करेंगे, 10 बार पान बुलाएंगे, फिर सोचेंगे कि जाने दो, फिर यहीं पड़े रहो। तो ये अपनी चॉइस है कि रोज जिंदगी को जिए। आप सक्सेस हो गए हैं कैरियर में, इसका मतलब कि लाइफ आपकी सक्सेसफुल है, ऐसा नहीं है। ओके, मेरा अगला सवाल रहेगा डायबिटीज पर। क्या शुगर बंद करने से डायबिटीज खत्म हो जाती है, या बीमारी का कारण सिर्फ चीनी है, या फिर चीनी नहीं है, कुछ और है? नहीं नहीं नहीं, सिर्फ चीनी नहीं है। ओके, कई फैक्टर हैं, आपको बताया ना हमने। आपका स्ट्रेस है, आपकी फूड हैबिट है, आप सीडेंटरी लाइफ जी रहे हैं। अभी तो हम गांव में गए हैं, आए हैं 1 महीना पहले, तो हमने वहां गांव के बच्चों को देखा है कि वो लोग अभी भी गांव में टॉयलेट तो बन गए हैं। हम लोगों के समय में तो नहीं था, कि मोदी के काल में सबको बन गया है। तो हम लोग आधा किलोमीटर गांव से दूर बगीचे या खेत में जाते थे या ताल में जाते थे शौच के लिए। अभी बच्चे उतनी दूर भी जा रहे हैं तो बाइक से जा रहे हैं। काम किसी को कुछ करना ही नहीं है। तो आप फिर वही बोला ना कि आप मसल का काम आप माइंड से करेंगे तो मसल टोन बिगड़ जाएगा, मसल गलने लगेगी और आपकी बॉडी मास बढ़ेगी और आपकी चर्बी बढ़ेगी। और लोग बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी हो गए हैं। उनको लगता है कि ये आ जाएगा तो सुखी हो जाऊंगा, ये आ जाएगा तो सुखी हो जाऊंगा, लेकिन वो चीज आती है और अभी उसका थोड़ा दिन उपभोग नहीं किया, फिर उसके आगे का हम टारगेट रख देते हैं। अच्छा ये डॉक्टर चूहे बिल्ली वाली दौड़ है। डॉक्टर साहब, जैसे कि हम घरेलू बातें कर रहे हैं, तो मैं ये जानना चाहूंगा कि क्या घरेलू तनाव, जैसे कि आज की डेट में आर्थिक दिक्कतों का सामना करना या फिर रिश्तों में तनाव, ये दोनों चीज या इसके अलावा कुछ और, वो बीपी और डायबिटीज को सीधे प्रभावित करते हैं? अगर किसी को हो गया है या फिर नहीं हुआ है तो हो सकता है? देखिए, रिश्तों में एडजस्टमेंट और टॉलरेंस, किसी भी रिश्ते में, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। अब लोगों में एडजस्टमेंट करने की ताकत नहीं रह गई है, टॉलरेंस नहीं रह गई है। पहले संयुक्त परिवार थे, 4-6 भाई होते थे, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, सबका उसी में चल जाता था। समूह में लोग रहते थे। अब चूंकि न्यूक्लियर फैमिली है तो सारी जवाबदारी उनकी है और कुछ तो समाज का देख ही देखा। एक आपके पास साइकिल है, पड़ोसी के पास साइकिल है, आप खुश हैं। उसके पास बाइक आ गई, अभी आपको प्रॉब्लम है, अब आप खुश नहीं हैं, आपको भी बाइक चाहिए। आपके पास बाइक है, पड़ोसी के पास बाइक है, अभी तक ये बाइक आपको आनंद दे रही है। पड़ोसी के पास 4 व्हीलर आ गई है, बाइक आप नहीं एंजॉय करेंगे। उसके पास 4 व्हीलर है, आपके पास है, उसने उससे अच्छी ली, अब आप दुखी हैं। तो एक्चुअली हम अपना गोल चेंज करते रहते हैं। ये सारी चीजें आपको साधन तो जुटा सकती हैं, संपन्न भी कर सकती हैं, तो सुखी नहीं कर सकती। मेरा मानना है, लोग डिफर कर सकते हैं इससे। तो हम लोग महत्वाकांक्षी बहुत हो गए हैं, एडजस्ट नहीं कर रहे हैं। तो क्या टॉलरेंस लेवल लोगों का, तो क्या बीपी और डायबिटीज इससे प्रभावित होते हैं? आप फोर्स प्रभावित होते हैं। अगर आप संतुष्ट नहीं होंगे लाइफ में, ऑब्वियसली है कि आप जो है स्ट्रेस में रहेंगे, आप तनाव में रहेंगे, आप टेंशन में रहेंगे। तो रहेंगे तो फिर कार्टिसोल हार्मोन बहुत ज्यादा रिलीज होगा, होना है। मुझे ये बताइए कि जैसे कि स्ट्रेस की बात जब भी की जाती है, ये बीपी से रिलेट करता है या फिर डायबिटीज से? स्ट्रेस रिलेट करता है बीपी से भी और डायबिटीज से और सारी दुनिया भर की बीमारियों से। आप बहुत स्ट्रेस हैं, बहुत टेंशन में हैं, आप फिजिकली फिट हैं, शरीर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, दैट इज का साइकोसोमेटिक डिजीज, मनोदैहिक प्रॉब्लम मन में है, असर उसका शरीर पे दिख रहा है। ओके, तो स्ट्रेस तो सबसे बड़ा कारण है आज के युग में। ओके,
मेरा अगला सवाल रहेगा कि जैसे कि महिलाएं प्रसव यानी कि डिलीवरी के बाद जनरली उनमें पाया जाता है कि थायराइड और डायबिटीज से ज़्यादा वो प्रभावित रहती हैं। इसके पीछे कारण क्या है? ये पूरा करेक्ट नहीं है। एक्चुअली कुछ केसेज में प्रेगनेंसी के दौरान और लगभग 6 महीने के बाद डायबिटीज और ब्लड प्रेशर दोनों बढ़ता है। सब में नहीं, लेकिन काफी केसेज में भी ऐसा हो रहा है। तो उसको जेस्टेशनल डायबिटीज और जेस्टेशनल हाइपरटेंशन बोलते हैं। ओके। और उसका कारण एक तो ये होता है कि चूंकि अब पेट में बच्चा है, 6 महीने के बाद प्लस माइनस एवरेज आप 2 किलो का उसको मान के चलिए, तो हार्ट को ज्यादा पंप करना है, तो हार्ट पे ज्यादा ताकत पड़ती है। प्लस जो प्लेसेंटा है, प्लेसेंटा क्या बोलते हैं उसको गांव में, नार बोलते हैं हमारे यहाँ। तो जो प्लेसेंटा है ना, उसमें से भी हार्मोन रिलीज होते हैं। तो वो हार्मोन क्या करते हैं कि इंसुलिन का, उसके दबाव की वजह से इंसुलिन का जो पैंक्रियाज में उत्पादन है स्वाद पिंडों में, वो थोड़ा कम हो जाता है। दूसरा कारण यह है कि अगर इंसुलिन बन भी रहा है ना, तो वो प्लेसेंटा से जो हार्मोन निकलता है उसकी वजह से बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंट आ जाता है। इंसुलिन तो बन रहा है, लेकिन शरीर की कोशिकाएं हैं, सेल्स हैं, वो रजिस्ट करेगी उसको। अच्छा, ऑब्जर्व नहीं कर पाती, उसको लेगी ही नहीं, ऑब्जर्व नहीं कर पाती। तो मोस्टली उसी समय होता है। और ये डिलीवरी उस समय हर शॉर्ट पीरियड 3-4 महीने के लिए डायबिटीज और ब्लड प्रेशर की मेडिसिन दी जाती है। उसके बाद फिर और मैक्सिमम केसेज में हाँ, उसके बाद नॉर्मल हो जाता है। डायबिटीज और प्रेशर दोनों नॉर्मल हो जाता है और मेडिसिन बंद हो जाती है। हाँ, इन रेयर केसेज में प्रोटीन यूरिया हो जाता है, मतलब पेशाब में प्रोटीन जाने लगता है। वो बहुत खतरनाक सिचुएशन है। उसमें बहुत कुशल गायनेकोलॉजिस्ट के और एमडी के देख रेख में उसकी ट्रीटमेंट होनी चाहिए, नहीं तो माँ और बच्चे दोनों की जान को खतरा होता है। वो ज्यादा सीरियस है। बाकी ब्लड प्रेशर और डायबिटीज हो जाना प्रेगनेंसी के दौरान, ये 3-4 महीना में डॉक्टर लोग आराम से मैनेज कर लेते हैं। और उसके बाद डिलीवरी के बाद उनको 10 साल 15 साल भी डायबिटीज या प्रेशर होता नहीं है। ओके। मेरा अगला सवाल डॉक्टर साहब आपसे ये रहेगा कि जैसे कि हमने लाइफस्टाइल की बात की और भी बहुत सारी बातें की, उससे एक सवाल निकल कर आता है कि क्या मोबाइल, जो आज की डेट में हर किसी की जरूरत बन चुका है, मोबाइल के साथ हम अलग अलग उपकरण उपयोग में लाते हैं, तो उनमें से कुछ ब्लू लाइट्स भी निकलती हैं, और लाइफस्टाइल को देखें तो नींद की कमी, ये सारी चीजें मिलकर हमारे हार्मोन सिस्टम को बिगाड़ देती हैं, जैसा कि आपने अपनी बातों से बताया। तो क्या वाकई मोबाइल का ज्यादा इस्तेमाल करना या ब्लू लाइट के संगत में रहना या फिर अपने काम की वजह से नींद की कमी, ये हार्मोन्स को इस कदर बिगाड़ सकती हैं कि वो वापस मतलब आपको किसी न किसी बीमारी की तरफ लेके जाए? ऑफ कोर्स निश्चित। सबसे बड़ी बात, बीमारी का कारण ये मोबाइल जब से आया है तब से देखिए आप छोटे बच्चों की आंख खराब हो रही है, उनकी याददाश्त खराब हो रही है, उनकी याद करने की पावर खराब हो रही है। अब देखिए साहब, हम आपको बताएं कि हम पहली क्लास से लेकर BSc तक कभी कैलकुलेटर का हम लोग उपयोग नहीं किया, और पहली दूसरी में ही 20 तक का पहाड़ा याद हो जाता था। इसको अभी बच्चे टेबल बोलते हैं। आज बच्चे 10वीं में 12वीं में BSc या BCom में पहुंच गए हैं, उनको टेबल पूछो भैया जरा 8 का पहाड़ा सुनाओ, 14 का पहाड़ा सुनाओ, तो नहीं सुना पाते, क्योंकि फिर वो माइंड हैबिचुअल हो जाता है, उसकी ग्रास्पिंग पावर जो है, मेमोरी, वो कम हो जाती है जो एक्टिव होनी चाहिए। तो एक तो ये कारण है। दूसरा ये है कि आप देखिए छोटे छोटे बच्चों में चश्मा आ रहा है। तीसरा ये है कि अब इसकी वजह से, ठीक है जिसको जरूरत है ऑनलाइन काम करना है, पर अब ये सोशल सर्कल है लोगों का, थोड़ा ट्विटर देखेंगे, थोड़ा फेसबुक देखेंगे, थोड़ा टेलीग्राम देखेंगे, थोड़ी रील्स देखेंगे, मतलब बेवजह
जो ऑनलाइन काम करते हैं, ऑफिस में काम करते हैं, बैंक में काम करते हैं, चलिए वहां तो उनकी ड्यूटी है। लेकिन जब आप मोबाइल उठाते हैं और उसको स्क्रॉल करते हैं, मतलब आप कुछ ढूंढ नहीं रहे हैं जी, ये हुए उसको स्क्रॉल कर रहे हैं और कुछ न कुछ देख रहे हैं, ये तो दुनिया भर का इसमें खजाना है, तो फिर आपको इंटरेस्ट लगेगा। और हम तो सबको बोलते हैं, हालांकि हम भी फॉलो नहीं कर पाते, कि आपको बिस्तर पे जाना है उससे 2 घंटे पहले आप टीवी और मोबाइल छोड़ दीजिए। ये बहुत मुश्किल है। अच्छा डॉक्टर सबको एडिक्शन हो गया है। मैं ये जानना चाह रहा था कि अगर किसी को बीपी, डायबिटीज या फिर थायराइड इनिशियल लेवल पे पता लगता है कि भाई उसे हो गया है, तो आप उसको क्या सलाह देंगे कि किस तरीके से वो इस चीज़ से ओवरकम करके वापस आ जाए? क्या इसके लिए इनिशियली कोई आयुर्वेद में ऐसी दवाइयाँ हैं, ऐसे जड़ी बूटियाँ हैं जिनका वो उपयोग करें और वो एलोपैथी की तरफ न जाकर अपने जीवन को वापस सही दिशा में मोड़ सके? हाँ जी हाँ, अब काफी लोग मोस्टली कैसे तो ऐसे कि लोग एलोपैथ से परेशान होने के बाद ही आते हैं। अच्छा। और अगर आप लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन करेंगे, फूड हैबिट चेंज करेंगे, मेडिटेशन, योगा, प्राणायाम करेंगे, वॉकिंग करेंगे, तो रिवर्सल है। अभी जैसा कि स्ट्रेस मैनेज करेंगे। अभी जैसा कि YouTube पे आप देखते होंगे, YouTube हो गया, बहुत सारी सोशल मीडिया साइट्स हैं, वहाँ पर अगर ऐसा क्वेश्चन किया जाए कि भाई हमें बीपी हो गया है, हमें डायबिटीज़ हो गया है, हम थायराइड के मरीज बन रहे हैं, तो बहुत सारे लोग आकर बहुत सारी बातें बताते हैं। क्या उन बातों को मानना चाहिए, या अगर आपको इन सारी बीमारियों का पता चलता है कि आपके साथ ये चीज़ें आ चुकी हैं, तो आपको डॉक्टर के साथ ही संपर्क करके बात करना चाहिए? हाँ, इसमें एक सवाल ये उठता है कि क्या पहले हमें आयुर्वेद की तरफ जाना चाहिए या फिर हमें एलोपैथ की तरफ? दोनों में बेस्ट ऑप्शन क्या है? बेस्ट ऑप्शन आयुर्वेद है। लेकिन बेस्ट ऑप्शन आयुर्वेद है। हाँ, मैं इसमें बोलना चाहूंगा कि जन समाज में ये बात फैली हुई कि भाई अगर आप आयुर्वेद की तरफ जाएंगे तो वो धीरे धीरे ठीक होगा, और आप जब तक ठीक होने की प्रक्रिया में आगे बढ़ रहे हैं तब तक आपको वो तकलीफ झेलनी पड़ेगी। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ब्लड प्रेशर, डायबिटीज में तो कुछ तकलीफ होती ही नहीं साहब। अच्छा, क्या तकलीफ होती है? डायबिटीज है तो आपको थोड़ा प्यास ज्यादा लगेगा, थोड़ी पेशाब ज्यादा करना पड़ेगी, रात में बार बार जाना पड़ेगा, लेकिन वो बहुत देर से स्टेज में। मैं बताया ना कि ब्लड प्रेशर और डायबिटीज को आप टेस्ट के बगैर आप नहीं पकड़ सकते, ऐसा कोई सिम्टम वो आपको सिग्नल नहीं देगा। ओके। तो अब लोग काफी, हाँ, और अब बाकी तो अब एलोपैथ में तो ये है ना साहब, थोड़ा लाइट नोट पे बोल रहा हूँ, हमारे जो भी एलोपैथी डॉक्टर मित्र हैं बुरा न माने, गुजराती में एक कहावत है कि बकरा काढ़ी ने ऊंट पे हाड़ी दे दो। तो मतलब रूम में बकरा घुसा था तो उसको निकाल के ऊंट घुसा दिया। अब आपको कहीं पेन है, ज्वाइंट्स पेन है, मसल्स लिगामेंट का पेन है, स्पाइनल पेन है, आपको इतनी नेचुरल है कि अगर आपको दवा असर नहीं करेगी तो आप डॉक्टर बदल देंगे, तो इतनी हैवी मेडिसिन लिख देंगे तो मालूम हुआ ज्वाइंट पेन तो आपका रिलीफ हो गया टेम्पोररी, पर आपको हार्ट बर्न, एसिडिटी, पेट में जलन, भूख न लगना, पेशाब में जलन, मुंह सूखना, ये सारी चीजें हो जाती हैं। लेकिन वो जो आपका पेन था वो अभी जहां था वही है। आपने मेडिसिन बंद किया, मैटर ऑफ टाइम कि कितना समय बाद वो वापस जो है उसकी रिकरेंस स्टार्ट होगी, वापस वो पेन आएगा। लेकिन तब तक ये जो एलोपैथिक मेडिसिन लेकर के आपने खास करके पेट को खराब कर लिया, लीवर को कमजोर कर दिया, फैटी लीवर हो गया, किडनी कमजोर पड़ गई, तो मतलब ये सारी बीमारियां घुस जाती हैं। हाँ, अब ये है कि अगर बहुत इमरजेंसी है और बहुत हायर है और बहुत ज्यादा तकलीफ है, एलोपैथी इज द बेस्ट। क्या एलोपैथी और आयुर्वेदिक दोनों को एक साथ उपयोग में लाया जा सकता है? ऑफ कोर्स लाया जा सकता है, एलोपैथ को भी, आयुर्वेद को भी, होम्योपैथ को भी, प्राकृतिक चिकित्सा को भी। इसीलिए हमारे माननीय मोदी जी ने कहा है कि जहां भी एलोपैथ की चिकित्सा है उनको कंबाइंड में
आयुर्वेद की भी चिकित्सा साथ दी जाए, उनको पढ़ाई जाए। और अगर ये दोनों चलेंगे, इस तरीके का प्रयोग करना शरीर पर, एक तरफ एलोपैथी की दवाई चल रही है, एक तरफ आप जड़ी बूटी भी यूज कर रहे हैं, एक ही शरीर है, अलग अलग दवाइयाँ, क्या नुकसान नहीं होगा? ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं साहब, आप नुकसान कैसे कर रहे हैं? कभी नुकसान हुआ ही नहीं है, ये तो पूरक है दोनों एक दूसरे के। हमने देखा है जो लोग सिर्फ एलोपैथ की मेडिसिन पे ब्लड डायबिटीज या ब्लड प्रेशर पे हैं, उनकी 10 साल बाद 15 साल बाद किडनियां खराब हो गई हैं, कॉम्प्लिकेशंस बढ़े हैं, उसको पाँव खराब हो गए हैं, पाँव में झंझनाहट है, चल नहीं सकते, और उनकी सम केसेस पाँव काटना पड़ रहा है, उसको डायबिटिक न्यूरोपैथी बोलते हैं। लोगों की आंख खराब हो रही है, अंधापा आ रहा है, लोगों को आंख की जा रही है, डायबिटिक रेटिनोपैथी बोलते हैं। किडनी खराब हो गई, यूरिया क्रिएटिनिन बढ़ गया, प्रोटीन जाने लगा, फिर आप डायलिसिस की स्टेज पे आ गए, उसको डायबिटिक नेफ्रोपैथी बोलते हैं। तो हमने देखा है कि ये 10 साल के बाद ये सारे कॉम्प्लिकेशन स्टार्ट हो जाते हैं। और जिन्होंने सब साथ में मैनेज किया है और आयुर्वेदिक दवाएं भी ली है, लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन किया है, और 30-30, 40-40 साल से है उनको डायबिटीज, दे आर लिविंग वेरी हेल्दी लाइफ। ओके, खास चर्चा से यह बात बिल्कुल सामने आती है कि बीपी, डायबिटीज और थायराइड केवल बीमारियां नहीं बल्कि आधुनिक जीवन शैली का सबसे बड़ा अलार्म है। हम तेज दौड़ती जिंदगी में सब कुछ देख लेते हैं, पर अपनी सेहत को सबसे आखिर में रख देते हैं, और यही लापरवाही आज लाखों लोगों को अस्पताल ले जा रही है। डॉक्टर दवा दे सकता है, लेकिन जीवन शैली, हमारी सोच, हमारा समय, हमारी आदतें, ये केवल हम ही बदल सकते हैं। याद रखिए, दवा जरूरी है, लेकिन आदतें उससे भी ज्यादा जरूरी हैं। अपनी लाइफस्टाइल बदलें और स्वस्थ जीवन की दिशा में पहला कदम आज ही उठाएं। डॉक्टर साहब, आप हमारे इस चर्चा में शामिल हुए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद। नमस्कार।